नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दीपकम सीरीज जो 6, 7, 8 पे मैं बना रही हूँ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप दीपकम पे वीडियोस बनाइए, तो आज से मैं ये सीरीज शुरू करने जा रही हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथमः पाठः वयं वर्णमालां पठामः। वर्णाः द्विविधाः भवन्ति, यानी वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन से? स्वराः व्यंजनानि च, स्वर और व्यंजन। स्वराः, स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति, स्वरों का उच्चार स्वतंत्र रूप से किया जाता है। स्वराः द्विविधाः सन्ति, समान अक्षराणि संध्याक्षराणि च। तो समान स्वर भी दो तरीके के होते हैं, एक समान अक्षर वाले और एक संधि अक्षर वाले, यानी जो दो स्वरों से मिलकर बनते हैं। तो समान अक्षराणी में ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर में 5 स्वर आते हैं, अ, ई, उ, रु और ली। ठीक है। दीर्घ स्वर में आते हैं 4 स्वर, वो होते हैं आ, ई, उ और री। वर्णमालायाम् आदौ ये सामान्य स्वराः सन्ति ते समानाक्षर स्वराः भवन्ति। संध्यक्षराणि, द्वयोः निश्चितस्वरयोः सन्धिद्वारा ये नवीनाः स्वरवर्णाः जायन्ते ते स्वन्ध्यक्षर स्वराः, संध्यक्षर स्वराः भवन्ति। यानी जो दो स्वरों से मिलकर बनते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग संयुक्त स्वर। वो कौन से होते हैं? ए, ऐ, ओ और औ। तो कैसे बनते हैं? ये जो दो स्वरों से बनते हैं, लेकिन कैसे बनते हैं? तो अ प्लस ई इज इक्वल टू ए, अ प्लस ए इज इक्वल टू ऐ, अ प्लस ओ इज इक्वल टू ओ, अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ और अ प्लस ओ इज इक्वल टू औ। तो इस तरीके से हम लोग संयुक्त स्वर बनाते हैं। कौन से होते हैं? ए, ऐ, ओ और औ। अभी यहाँ पे लिखा है रु वर्णस्य दीर्घाः न सन्ति, रु वर्ण का दीर्घ अक्षर नहीं होता है। संध्याक्षराणाम ह्रस्वाः न सन्ति, संधि युक्त जो पद है यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे अ प्लस इज इक्वल टू ए, तो उनके ह्रस्व नहीं होते हैं। इति पाणिनीय शिक्षा सूत्र, ये पाणिनीय शिक्षा सूत्र में कहा गया है। अनुनासिक स्वराः, अनुनासिक स्वर मुखेन सह नासिकया अपि उच्चारिता स्वराः अनुनासिक स्वराः भवन्ति। यानी मुख के साथ ही, मुख से और नासिका से भी उच्चारित जो स्वर होते हैं, यानी जिसको उच्चारण करते समय हम लोग मुंह और नाक दोनों का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अनुनासिक स्वराः, अनुनासिक स्वराः भवन्ति। वो कौन से होते हैं वो देख लीजिए यहाँ पे, जो ऊपर चंद्र बिंदु लगाया गया है इस सभी केस में, तो वो होते हैं अनुनासिक स्वर। अभी व्यंजनों के बारे में जानते हैं। व्यंजनानि, व्यंजनानाम उच्चारणे कस्यचित् स्वरस्य सहायतया अपेक्षा अवश्यम भवति। यानी व्यंजनों का उच्चार करने के लिए हम लोगों को स्वरों की आवश्यकता होती है। बिना स्वरों की सहायता के व्यंजन बोले नहीं जाते हैं, इसलिए जब भी हम लोगों को व्यंजनों को प्रोनाउंस करना है तो हम लोगों को स्वरों की आवश्यकता होती है। अतः वर्णमालायां व्यंजनानाम उच्चारणार्थम सर्वत्र अस्वरस्य योजनं भवति। इसलिए वर्णमाला में व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वतः सर्वत्र अस्वर से योजन भवति, यानी हर जगह अ स्वर का योजन किया जाता है या योजन होता है। उदाहरणार्थ क प्लस अ इज इक्वल टू क, ग प्लस अ इज इक्वल टू ग, ख प्लस अ इज इक्वल टू ख, घ प्लस अ इज इक्वल टू घ। अगर सिर्फ हम लोग यहाँ पे देखिए, अगर सिर्फ हम लोग व्यंजन लिखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। जब हम लोग व्यंजन में स्वर ऐड करेंगे तभी वो कंप्लीट होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है र प्लस आ, म प्लस अ, मतलब ये हो गया राम। तो जब हम लोग व्यंजनों में स्वर ऐड करेंगे तभी वो कंप्लीट होते हैं, नहीं तो वो इनकम्प्लीट रहते हैं। अत्र व्यंजनम केवलम क, ख, ग, घ इति एव अस्ति। यहीं पे ये व्यंजन दिए हुए हैं क, ख, ग, घ। अत्र अ स्वरः केवलम उच्चारणार्थम योजित अस्ति, और अ स्वर केवल उच्चारण के लिए यहाँ पे दिया गया है। व्यंजनानां चत्वारः भेदा सन्ति, व्यंजनों के 4 भेद होते हैं। जैसे स्पर्शाः वर्णाः, क वर्ग। अब सारे के सारे व्यंजन हम लोग को एक साथ याद नहीं रहते हैं, कभी कभी आगे पीछे हो जाते हैं, उनका क्रम आगे पीछे हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने इनको वर्गों में बांटा गया है। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो क वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं, जैसे क
ख ग घ अंग। च वर्ग में च छ ज झ ञ। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण। त वर्ग में त थ द ध न। और प वर्ग में प फ ब भ और म। स्पर्शाः व्यञ्जनवर्णाः स्वकीय उच्चारण स्थानानुसारेण पंचसु वर्गेषु विभक्ता भवन्ति। यानी व्यंजन वर्ण जो है वो स्वकीय उच्चारण स्थानानुसार उनके उच्चारण स्थानों के अनुसार 5 वर्गों में उनको डिवाइड किया गया है, विभक्ता भवन्ति उनको बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। उसके बाद आते हैं अंतस्थाः वर्णाः। वो कौन से है? य र ल व। ये अंतस्थ व्यंजन या अंतस्थ वर्णाः कहलाते हैं। अंतस्थ वर्णाः बहुत्र स्वर वर्णानां स्थाने जायन्ते। अंतस्थ वर्ण जो है वो स्वर वर्णों के स्थाने उनके स्थान पर जाते हैं। अतः एव अर्धस्वराः इत्यपि उच्यन्ते। इसलिए उनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है ई प्लस अ इज इक्वल टू य हो जाता है और य प्लस अ। जैसे यदि प्लस अपि यद्यपि। पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। ऋ प्लस आकृति ही लाकृति ही। सु प्लस आगतम स्वागतम। इस तरीके से। उसके बाद आते हैं ऊष्म वर्णाः। ऊष्म वर्ण में आते हैं श श स और ह। ऊष्माणाम व्यंजन वर्णानाम उच्चारण समय मुखात उष्णः वायुः निस्सरति। तो जब भी हम लोग उनको प्रोनाउंस करते हैं ऊष्म व्यंजन या ऊष्म वर्णों को प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे मुंह से गर्म ऐसे वायु हवा निकलती है। जैसे अगर आप करके देख सकते हैं स श श ह, तो गर्म हवा निकलती है, इसलिए उनको कहा जाता है ऊष्म वर्णाः। उसके बाद आते हैं अयोगवाह वर्ण। तो ये जो यानी जो अनुस्वार है और अह के साथ ये जो 2 डॉट है इसको हम लोग बोलते हैं विसर्ग और इन दोनों को हम लोग बोलते हैं अयोगवाह। अयोगवाह विशिष्ट व्यंजन वर्ण अस्ति। अत्र उच्चारणार्थम अस्वरस्य संयोजनम पूर्वम भवति न तो पश्चात। इसके अ का उच्चारण यहाँ पे हम लोग पहले ही लेते हैं, बाद में नहीं लेते हैं। अत्र द्वौ अयोगवाह सह, जो मैंने आपको अभी बताए, यानी अनुस्वार और अह यानी सामने जो 2 डॉट दिख रहे हैं वो है विसर्ग और इन दोनों को कहा जाता है अयोगवाह। यहाँ पे मात्राएं दी गई है। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती है, आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा और ऊ की मात्रा। और इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे एक्सरसाइज ये सॉल्व करना होता है। जैसे क, का, की, कू, इस तरीके से आपको ख, ग, घ और सारे जो ये व्यंजन वर्ण है इसको हम लोगों को मात्राओं के साथ लिखना है। आइए अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। कस्य चित्रम बदंतु लिखंतु च, यानी किसका चित्र है या बोलिए और लिखिए। जैसे ये अभी गणेश का चित्र दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखा हुआ है गणेशः। अभी ये नासिका, नाक का चित्र दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नासिका। यहाँ पे कबूतर का चित्र दिया हुआ है तो कबूतर मतलब कपोतः। यहाँ पे इंडिया का नक्शा दिया हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे मानचित्रम। उसके बाद यहाँ पे श्री राम का दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे श्री रामः। फिर आगे ये इसका नाम है ढक्का, डमरू जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद ये है मृगः यानी डियर, हिरण। ये है चमसः, ये है वेदिका और ये है चरणः। चित्रं पश्यन्तु पट्टिकातः समुचितान् वर्णसमूहान् चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके लिए आपको हेल्प बॉक्स भी दिया गया है यहाँ पे और यहाँ पे लिखा है च, तो च से यहाँ पे हेल्प बॉक्स में दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चंद्रः। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये गणपति ये इसकी सून, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे शुंडः। फिर यहाँ पे वृक्षः, यहाँ पे दंताः, यहाँ पे चंचुः यानी इसकी बीक को हम लोग बोलते हैं चंचू। फिर यहाँ पे त्रिशूलम, यहाँ पे अष्ट, यहाँ पे ढक्का और यहाँ पे शंखः। प्रथम वर्णेन पदम लिखन्तु वदन्तु च, वदन्तु लिखन्तु च। तो आपको यहाँ पे ये जो वर्ण दिए हैं इसके अनुसार आपको 2 वर्ड्स यहाँ पे लिखने हैं। जैसे अ से उन्होंने बनाया है अग्नि और अस्त्रम, तो क से हम लोग बनाएंगे यहाँ पे कपोतः और
कमलम। च से हम लोग बनाएंगे चटका और चरणः। प से बनाएंगे पादपः और पुष्पम। र से हम लोग बनाएंगे रजकः और रजनी। ई से हम लोग बनाएंगे, जितने भी व्यंजन हम लोगों ने देखे तो व्यंजनों का उच्चार हम लोगों ने देखा कि स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता है, उसके लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। और हर एक वर्ग का यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग का अपना अपना एक उच्चारण स्थान होता है। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान, जैसे क वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, तो कंठ्यः वर्णाः, इसमें स्वर भी आते हैं और व्यंजन भी आते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग और अ, आ, इनका उच्चारण स्थान हो गया कंठ, क्योंकि इनको हम लोग कंठ से प्रोनाउंस करते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान हो जाता है कंठ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग और ह और अह, यानी विसर्ग का उच्चारण भी हम लोग कंठ से करते हैं, इसलिए इसका उच्चारण स्थान है कंठ, जिसको हम लोग बोलेंगे कंठ। तो आपको एग्जाम में आ सकता है कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है या अ या आ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको उसकी जगह लिखना है कंठ। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं तालव्य वर्णाः। तालव्य यानी जिसको प्रोनाउंस करते वक्त हमारी जीभ तालु को स्पर्श करती है, तो हम लोग उसको बोलेंगे तालव्य वर्णाः। तो कौन से हैं, तो ई और ई ये स्वर है जो तालु से टच होते हैं, और च, छ, ज, झ, न्य और य और श ये है तालव्य। इसको हम लोग बोलेंगे तालव्य, क्योंकि इसको प्रोनाउंस करते वक्त हमारी जीभ तालु को टच करती है, इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे तालव्य। उसके बाद आता है मूर्धन्यः वर्णाः। मूर्धन्यः रु, रु, ट, ठ, ड, ढ, ण, जीभ हमारी रोल होके पीछे जा रही है ऐसे, तो उसको हम लोग बोलेंगे मूर्धन्य। तो रु, 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 री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श, तो इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा यानी मूर्धन्यः वर्णाः। उसके बाद आते हैं दंत्याः। तो दंत में लु, त, थ, द, ध, न, ल और स, तो ये आते हैं दंत। तो इनका उच्चारण स्थान हो गया, अगर आपको पूछा गया है कि त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको लिखना है वहां पे दंत्यः। तो दंत्यः वर्ण में आते हैं त, थ, द, ध, न, ल, स और लु। ठीक है। उसके बाद आते हैं ओष्ठ्याः वर्णाः। ओष्ठ्याः जिसको उच्चारण करते वक्त हमारे होठ यूज में आते हैं, तो हम लोग बोलेंगे ओष्ठ्याः वर्णाः, जैसे उ और प, फ, ब, भ और म, तो ये इसका उच्चारण स्थान हो गया ओष्ठ। तो जब भी अगर हम लोग को पूछा जाए कि प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो हम लोग को वहां पे लिखना होता है ओष्ठ्यः। तो प, फ, ब, भ, म इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठः। उसके बाद आते हैं नासिक्यः वर्णाः है, और नासिका यानी जितने भी अनुनासिक व्यंजन है, हर एक वर्ग का आखिरी व्यंजन यानी अनुनासिक व्यंजन जिसका उच्चारण हम लोग नाक से करते हैं, तो उसको हम लोग नासिक्यः वर्णाः कहते हैं। द्विस्थानानि वर्णानाम् उच्चारण सन्ति कंठ तालव्य वर्णौ। तो अ प्लस इज इक्वल टू ए, अ प्लस इज इक्वल टू ऐ, तो ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या है, तालु और कंठ, ये दोनों ही उसके उच्चारण स्थान है तालु और कंठ। किसके, ए और ऐ के उच्चारण स्थान है तालु और कंठ। उसके बाद है कंठस्थौ वर्णौ। कंठ और ओष्ठौ ये दोनों जब यूज होते हैं तब उसको बोलेंगे कंठस्थौ वर्णौ। तो कौन से है वो, ओ और औ, ये इसको हम लोग कंठ और ओष्ठ दोनों से प्रोनाउंस करते हैं, इसलिए इसका उच्चारण स्थान हो गया है कंठस्थौ। तो ओ और औ, तो अ प्लस उ मिलके हो जाता है ओ, और अ प्लस ओ मिलके वो हो जाता है औ। तो ओष्ठ और कंठ ये दोनों ही उसके उच्चारण स्थान कहलाते हैं। स्वस्थानेन सह नासिक्यः वर्णः। मूर्धा प्लस नासिका, स्वस्थानानि प्लस नासिका, दन्तः प्लस नासिका, ओष्ठः प्लस नासिका,
तो इसका उच्चारण स्थान म, तो म को हम लोग ओष्ठ और नासिका से प्रोनाउंस करते हैं, न को हम लोग दंत और नासिका से प्रोनाउंस करते हैं, ण को हम लोग मूर्धा और नासिका से प्रोनाउंस करते हैं, न्य को हम लोग तालु और नासिका से प्रोनाउंस करते हैं, और अंग को हम लोग कंठ और नासिका से प्रोनाउंस करते हैं। उसके बाद आता है दंतोष्ठ। दंत और ओष्ठ जो दांत और होठ दोनों से प्रोनाउंस किया जाता है, ऐसा वर्ण कौन सा है, तो वो है व, तो जिसको हम लोग दंत और ओष्ठ से प्रोनाउंस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सर्वेशम एक स्थानीय वर्णानाम उच्चारण स्थानानी, यानी सभी का एक ही जगह उन्होंने उच्चारण स्थान दिया हुआ है। जैसे अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे कंठ, कंठ में आते हैं अ आ और क ख ग घ ह और अह, तो ये इनका उच्चारण स्थान है कंठ ह। उसके बाद तालव्य च छ ज झ ई और य श, ये हो गया इनका उच्चारण स्थान, इनको बोलते हैं हम लोग तालव्य। फिर उसके बाद रु री ट ठ ड ढ र और श, तो इनका उच्चारण स्थान है मूर्धन्य। उसके बाद रु और त थ द ध ल और स, इनका उच्चारण स्थान है दंत्याहा। और उसके बाद उ प फ ब भ, इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठहा। सर्वेशम वर्णानाम उच्चारण स्थानानी, अभी इसमें देखते हैं नासिक्याः, तो यहाँ पे न्य न म, इनका उच्चारण स्थान है नासिक्य। उसके बाद तालव्य में ई ए ऐ च छ ज झ न्य य श, इनका उच्चारण स्थान है तालव्य। उसके बाद आता है मूर्धन्य, उसमें रु री ट ठ ड ढ ण र और श, इनका उच्चारण स्थान है मूर्धन्य। उसके बाद है दंत्याहा, उसमें रु त थ द ध न ल व स, ये इनका उच्चारण स्थान है दंत्याहा। उसके बाद कंठ्याहा, तो अ आ ए ऐ ओ औ क ख ग घ अंग ह और अह, इनका सबका उच्चारण स्थान है कंठ। उसके बाद ओष्ठ्याहा, उ ओ औ प फ ब भ म और व, इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। आपको अगर सिंपल मैं अगर बताने के लिए जाऊँ, तो यहाँ पे आपको याद रखना है ह्रस्व स्वर होते हैं 5, वो है अ ई उ रु और लू। उसके बाद आते हैं दीर्घ स्वर, यानी जिसको उच्चारण के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, वो है 4 आ ई उ और री। उसके बाद आते हैं संयुक्त स्वर, यानी जो 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं, तो वो होते हैं ए ऐ ओ और औ। कैसे बनते हैं, तो अ प्लस ई इज इक्वल टू ए, अ प्लस ए इज इक्वल टू ऐ, अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ और अ प्लस ओ इज इक्वल टू औ। तो इस तरीके से स्वरों को आपको याद रखना है। उसके बाद आते हैं व्यंजनानी, तो व्यंजनों को एक साथ याद रखना मुश्किल है, या कभी कभी क्रम उनका आगे पीछे हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने उसको वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो क वर्ग में आते हैं क ख ग घ और अंग। च वर्ग में आते हैं च छ ज झ और न्य। ट वर्ग में आते हैं ट ठ ड ढ और ण। त वर्ग में आते हैं त थ द ध और न। और प वर्ग में आते हैं प फ ब भ और म। ये लास्ट के जितने भी व्यंजन हैं, हर एक वर्ग का लास्ट व्यंजन हम लोग इसको बोलते हैं अनुनासिक व्यंजन, क्योंकि इसका उच्चारण हम लोग नाक और मुंह दोनों से करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है अनुनासिक व्यंजन। इसके अलावा, और ये सारे वर्गों में बांटे गए हैं, इसलिए इनको बोला जाता है वर्गीय व्यंजन। और उसके अलावा य र ल व, इनको हम लोग बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। और स श श ह, इनको बोलते हैं
ऊष्म व्यंजन। यहाँ पे हम लोग अयोगवाह भूल गए हैं, तो और अह यानी अनुस्वार और विसर्ग, इसको हम लोग बोलते हैं अयोगवाह। जैसे हम लोगों ने संयुक्त स्वर देखे, वैसे ही संयुक्त व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। द्वयोः बहुना व व्यंजन वर्णानां मेलनेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति, यानी दो व्यंजनों के साथ एक तीसरा व्यंजन बन जाता है। दो व्यंजनों को जोड़कर हम लोग तीसरा व्यंजन एक बना सकते हैं। जैसे क्ष कैसे बनता है, तो क प्लस श प्लस अ इज इक्वल टू क्ष। जैसे कक्षा शब्द है, तो कक्षा शब्द को हम लोगों को अगर ब्रेक करना है, उसका वर्ण विच्छेद करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, क प्लस अ यानी पूरा क हो गया, और उसके बाद क प्लस श प्लस आ यानी कक्षा। तो जब भी हम लोगों को एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी हम लोग वर्ण विच्छेद करते हैं, वर्णों को अलग अलग करने के विधि को वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो हम लोगों को जब भी वर्ण विच्छेद करना है तो व्यंजनों को हलंत देना भूलना नहीं है। तो हलंत देंगे और उसके बाद स्वर ऐड करना भूलना नहीं है। व्यंजनों के बाद स्वर ऐड करना है, तभी वो कंप्लीट होते हैं, नहीं तो वो कंप्लीट नहीं होंगे और वो गलत हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल बताया था, जैसे र प्लस आ म प्लस अ, तो ये हो गया राम, यानी यहाँ पे पूरा वर्ड बन गया। तो यहाँ पे र के नीचे मैंने हलंत दिया हुआ है, उसके बाद आ यानी ये स्वर डाला हुआ है, फिर म के नीचे हलंत दिया हुआ है और अ ये स्वर डाला है, तभी वो पूरा शब्द बना है राम। वैसे ही ल प्लस अ त प्लस आ, तो ये हो गया लता, ये भी पूरा वर्ड बन गया। तो वर्णों को अलग अलग करने की विधि को हम लोग बोलते हैं वर्ण विच्छेद। और अगर अलग अलग करके दिया हुआ है और आपको पूरा वर्ड लिखना है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन। जैसे यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे संयुक्त व्यंजन यानी जो दो व्यंजनों से बनते हैं, तो इम्पोर्टेंट जो व्यंजन होते हैं, जैसे क प्लस श प्लस अ, तो ये हो गया क्ष। उसके बाद त प्लस र प्लस अ, तो ये हो गया त्र। तो जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, जैसे अभी पत्राणी को अगर हम लोग को वर्ण विच्छेद करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, प प्लस अ, तो त्र को हम लोग लिखेंगे त प्लस र प्लस आ, पत्रा, और उसके बाद न प्लस ई, तो ये हो जाएगा पत्राणी। तो पत्राणी में त्र को हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, वहां पे त प्लस र प्लस आ, तो हो जाएगा त्रा। तो वैसे यहाँ पे न्य का दिया हुआ है ज्ञानम, तो ज प्लस न्य इज इक्वल टू ज प्लस न्य प्लस अ इज इक्वल टू न्य, यानी ज्ञानम। तो ज प्लस न्य प्लस आ, न प्लस अ और म, ज्ञानम। द्य, तो द प्लस य प्लस अ मतलब द्य, विद्यालय। तो विद्या, विद्यालय, ये शब्द हम लोग को द्य कैसे लिखना है, तो व प्लस ई हो गया वी, और द प्लस य प्लस आ यानी द्या, विद्या। तो वैसे ही जैसे संयुक्त स्वर होते हैं, वैसे ही संयुक्त व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। जैसे यहाँ पे एता एवं सर्वेषां व्यंजनानां सर्वैः व्यंजनैः सह मेलनं संभवति तेन बहुविधानि संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति, यानी वो संयुक्त व्यंजन बन जाते हैं। जैसे क्य कैसे बनाए उन्होंने, क प्लस य प्लस अह, चाणक्य। तो क्र, क्र को हम लोग कैसे लिखेंगे, क प्लस र इज इक्वल टू क्र। तो ऐसे बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। जैसे इंद्र, तो ई प्लस न प्लस द प्लस र प्लस अह, इंद्र। तो वैसे ही मंत्र, तो म प्लस अ यानी पूरा म हो गया, और न प्लस त प्लस र प्लस अह यानी मंत्र। इस तरीके से उसको हम लोग को लिखना होता है। तो वर्णों को अलग अलग करने की विधि को हम लोग वर्ण विच्छेद या वर्ण वियोजन या वर्ण वियोग कहते हैं, और साथ में लिखने से हम लोग वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन कहते हैं। अभी यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे रामः, रामः में र प्लस आ म प्लस अह, तो ये हो गया रामः। हरिहि, तो ह प्लस अ र प्लस इहि, हरिहि। सीता, स प्लस ई और त प्लस आ, तो ये हो गया सीता। गुरुहु, तो ग प्लस उ और र प्लस उहु, तो ये हो गया गुरुहु। वधुहु, तो व प्लस उ, सॉरी व प्लस अ
और ध प्लस उहु तो ये हो गया वधुहु। इस तरीके से आपको वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग का प्रैक्टिस करते रहना है। तो इस तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 6, 7 और 8 ये तीनों स्टैंडर्ड में आता है, इसलिए आपको वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग का प्रैक्टिस करते रहना है। तो यहाँ पे बहुत सारे उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और हम लोगों को इसको, जैसे अभी यहाँ पे एग्जाम्पल वर्ण संयोग के भी बहुत सारे एग्जाम्पल उन्होंने दिए हुए हैं, वर्ण संयोग के भी और वर्ण वियोजन के भी इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आपको इस तरीके से उसको प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आपकी गलती ना हो। बस आपको दो ही चीज़ों का ख्याल रखना है कि एक तो वर्ण, जब हम लोग व्यंजन लिखते हैं तो उसके नीचे हलंत देना भूलना नहीं है, और व्यंजनों के बाद स्वर ऐड करना जरूरी है। अगर स्वर ऐड नहीं करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। जो पद नपुंसकलिंग में एंड होता है, जैसे म में आधा म में एंड हो रहा है तो उसको आधा ही रखना है, उसको आपको पूरा नहीं करना है। एक एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पे, जैसे अगर यहाँ पे लिखा है पुष्पम, तो हम लोग इसको वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, प प्लस उ, उसके बाद श प्लस प प्लस अ यानी पुष्प, और म हलंत म है तो उसको हलंत म ही रहने देंगे, उसको हम लोग कंप्लीट नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद जैसे कक्षा, कक्षा शब्द है तो हम लोग क प्लस अ यानी पूरा क हो गया, और उसके बाद क प्लस श प्लस आ कक्षा। तो क्ष को हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, वैसे हम लोगों को इसको क प्लस श प्लस आ इसी तरीके से लिखना होगा। जैसे वर्ण, अभी वर्ण में व प्लस अ यानी पूरा व हो गया, और र का साउंड हम लोग पहले ले रहे हैं तो उसको हम लोग पहले लिखेंगे वर्ण, तो हम लोग र पहले लिखेंगे और उसके बाद न प्लस अह इस तरीके से लिखेंगे। प्रयोग, प्रयोग प प्लस र, प प्लस र प्लस अ यानी प्र हो गया, य प्लस ओ यानी यो हो गया, और ग प्लस अह यानी गह, प्रयोग। इस तरीके से आपको जब भी कंफ्यूज हो, ये कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आपको उसको प्रोनाउंस करके देखना है, और प्रोनाउंस करने के बाद आपको पता चलेगा कि र का साउंड पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है, और उसी तरीके से आपको उसको लगाना होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहला वाला पार्ट जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट किया है। मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पुनर्मिलामः।